नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं रुपेश गुप्ता। रायपुर में तापमान छत्तीसगढ़ की तरह नीचे जा रहा है, लेकिन सियासी पारा नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसको कौन सा मंत्री पद मिलता है, कौन सा विभाग मिलता है, इसको लेकर के रशाकशी मची हुई है। तो कांग्रेस में जो हार है, हार को पचा पाना मुश्किल हो रहा है और हार के बाद तमाम कारण ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर हार की असली वजह क्या थी। आरोप प्रत्यारोप और भड़ास के आगे बात निकल चुकी है और अब आंसू भी झलक रहे हैं। आज कांग्रेस की अलग अलग बैठकें हुई। पूर्व विधायकों को जब बुलाया गया जिनकी टिकट कटी थी, तो शकुंतला साहू जो कसडोल से विधायक रही हैं, जिनकी टिकट कटी थी, वो रो पड़ी और उसके साथ साथ पंडरिया से पूर्व विधायक ममता चंद्राकर भी रो पड़ी। इस पूरी बैठक को लेकर के दीपक बैज जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। का दौर चला, इस वक्त हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे शिकवे आपने लगातार सुना, फिर उसके बाद क्या अल्टीमेटली निकल के आए? आज लगातार दिन भर हमारे 3 बैठकें हुई। तीनों बैठक में सभी हमारे पदाधिकारी सभी लोग का बातें सुने और बहुत सारे बातें आई कांग्रेस की मजबूती के लिए और आगे कैसा लोकसभा में तैयारी करना है, सब मुद्दों को लेकर आई। और कुछ कमी बेसिक भी है, कहाँ हमें कम किए, कहाँ कमी हुई, कहाँ चूक हुआ, सब बातों पर बात भी आई और सभी चीजों में समीक्षा हुआ, अच्छा समीक्षा हुआ, बहुत सारे खुल के बातें आई। तो आने वाला समय में हम लोग फिर नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस के लिए काम करेंगे। एक चीज और कि महिला विधायक जो पूर्व महिला विधायक हैं, 2 रो भी पड़ी अपनी व्यथा बताते बताते। देखिए क्या है, हर विधायक का एक अपनी उम्मीद होता है। 5 साल काम किए, जनता के बीच में गए, अच्छा काम किए, किसी की टिकट कटता है या और कुछ परिस्थितियां बनती है तो स्वाभाविक सा है, थोड़ा सा दिल में तकलीफ तो रहता है। फिर भी हम लोगों ने सभी लोगों का बातें सुने और अच्छे से चर्चा हुई। एक ने यहां तक कह दिया कि 15 साल हम लोगों ने धक्के खाए, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और उसके बाद 5 साल 5-10 लोग अरबपति बन गए, उन्हीं के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी और उनमें से आधे जेल में हैं, आधे बेल में। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ है, ऐसा कोई चर्चा नहीं हुई है, ऐसा कोई चर्चा नहीं हुई है। कभी बेसिक कहीं हुई, लेकिन इस संबंधित कहीं चर्चा नहीं हुई। ये समीक्षाएं ही चलती रहेंगी कांग्रेस की या फिर कुछ आगे का कार्यक्रम भी बनेगा? मतलब लोकसभा चुनाव सामने है, 1 महीना चुनाव को हो चुका है और अभी तक समीक्षाएं चल रही हैं। हमारी समीक्षा चल रही है, उधर तो पूरी मंत्रिमंडल गठन नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। हम लोगों ने AICC का जो गाइडलाइन है उनको दे दिया है और हमारी कार्यक्रम लगातार अभी चल रहा है। प्रभारी जाएंगे जिलों में, विधानसभाओं में बैठक रखेंगे और 28 तारीख को बड़ा प्रोग्राम है। इस तरह से हम लोग प्रोग्राम लगभग फिक्स हो चुका है। कुमारी शैलजा नहीं आई? कल तो थे, कल बैठक रख लिए, बाकी काम हम लोग का है, उनसे अनुमति ले ली। थैंक यू। तो ये थे दीपक बैज जो कह रहे थे कि बहुत सारी बातें हुई और सबने शिकवे शिकायत किए, लेकिन जो समीक्षा हुई है वो काफी अच्छी हुई है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता, जी मीडिया। तो बैठक में कुमारी शैलजा नहीं आई। शैलजा को लेकर के शाम को खबर आ गई कि शैलजा को हटा दिया गया है, उनकी जगह सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनौती बहुत सारी है, मुश्किलें तमाम हैं, उसके बाद भी कांग्रेस चाहती है कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अपने 15 साल के प्रदर्शन में सुधार करते हुए 2 सीटें जीती थी, जबकि 4 महीने पहले उससे विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ सत्ता पर कांग्रेस जब काबिज हो गई थी, उसके बावजूद 2 सीटें जीती थी। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार कांग्रेस कितनी जीतेगी। वो कांग्रेस कितनी जीतेगी जिसके कार्यकर्ताओं के मन में भड़ास है, गुस्सा है, नाराजगी है और वो हर बैठक में हर जगह नजर आ रहा है। कांग्रेस इससे कैसे निपटेगी और इससे आगे कैसे बढ़ेगी, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक हैं और प्रवक्ता हैं। सत्यप्रकाश सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले आपकी पार्टी का मसला है तो आपकी पार्टी से शुरू करते हैं। 20 दिन बीत चुके हैं, अभी भी शिकायतें, शिकवा, भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर चुकी है। आप फाइट कर पाएंगे इस रफ्तार के साथ भारतीय जनता पार्टी का 2024 में? ये जैसा आप भी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, 100 साल पुरानी पार्टी है, एक परिवार है, एक लोकतांत्रिक परिवार है। तो हर किसी को हक है अपनी बात रखने का, अपनी बात बोलने का, अपने गार्जियन के सामने जैसे आदमी बच्चा एक बोलता है, वैसे बड़े नेताओं के सामने बात रखने का
तो उसी के तहत अगर कोई अपनी बात रख रहा है, समीक्षा की जा रही है, उसमें बात सुनी जा रही है, कार्यकर्ता को सुनी जा रही है, पूर्व विधायक को सुनी जा रही है, तमाम जो लोग हैं, नेता है, छोटे बड़े कार्यकर्ता, सब किसी की एक समीक्षा बैठक में बात सुनी जा रही है। तो ये परिवार की बातें बैठ हो रही है। देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा कि समीक्षा हो रही है, उसको हम कमी करके 20 दिन हो गए, 20 दिन के बाद समीक्षा का वक्त आया। जी रुपेश जी, जैसे 20 दिन हो गए, 20 दिन के बाद आपको समीक्षा का ख्याल आया। रुपेश जी, यहाँ पे 30 दिन हो गए मंत्रिमंडल गठन उनमें, अभी भी विभाग नहीं बढ़ रहे। भाई, हम तो विपक्ष में है, विपक्ष के नाते जो जनता की आवाज उठानी चाहिए वो तो उठाएंगे। जो सरकार में होते हुए उनसे नहीं गठन हो पा रही है, ये आप देखिए ना। आप सरकार में होते, आपके ऊपर फर्ज बनता है कि जनता के मुद्दे पे काम कीजिए। आपने जो घोषणा पत्र बनाया उस पर काम कीजिए, मगर वहां लेट लतीफी हो रही है। वो देखिए आप, हम तो विपक्ष में हैं, हम तो चुनाव हार चुके हैं, हमको विपक्ष में बैठा चुकी जनता, तो हम उसके नाते जो काम बनता है, जो फर्ज बनता है सदन सड़क तो लड़ाई लड़ने का, वो कर रही है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं बोलूंगा, चुनाव हुआ, ठीक है, हमने छत्तीसगढ़ माता की उतनी सेवा 5 साल में की है जितनी हमने इन्होंने 15 साल में नहीं की थी। चाहे आप 65 से पुरस्कार की बात कर लिए, जो गरीब रेखा से ऊपर लोग 45 लाख उस नीति आयोग रिपोर्ट थी वो बात कर लीजिए, प्रति व्यक्ति आय की बात करिए, मगर हाँ, कुछ कमियां थी, इसको स्वीकार करने कोई गुरेज नहीं है कि हम सत्ता तक नहीं पहुंच पाए इतना काम करने के बाद भी। इसीलिए तो समीक्षा की जा रही है ना, और समीक्षा से आगे बढ़ेंगे। और देखिए, एआईसीसी ने आज ही लिस्ट जारी की है, जो चुनाव की घोषणा पत्र समिति बनी है, तो हम भी उसकी तरफ बढ़े हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात बोलूंगा कि लोकसभा चुनाव में मुद्दे दूसरे होंगे। अभी हम यहाँ सत्ता में थे तो हम अपनी काम को लेके गए थे, योजनाओं को लेके थे, वहां पे तो जनता खुद इसे सवाल कर रही है कि क्या हुआ। 100 दिन की महंगाई में कम करने की बात थी, 2022 तक हर गरीब को आवाज देने की बात थी, 2022 तक किसानों को आय दूरी की बात थी, 15 लाख रुपए देने की बात थी, बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी। आज चरम पर 40 साल के चरम पर बेरोजगारी दर है, तो वो तो जनता खुद इससे मांग रही है सवाल, तो इसी से तो भाग रही है। और हम विपक्ष, चलिए सुंदरानी जी से जवाब ले लेते हैं। सुंदरानी जी, सत्यप्रकाश कह रहे हैं कि जो 2024 का मैच होना है वो दूसरी पिच पर होना है और वहां पे आप घिरे हुए हैं। देखिए रुपेश जी, कहीं ना कहीं सत्यप्रकाश जी या तो खुद धोखे में है या पार्टी के कार्यकर्ताओं को धोखे में रखना चाहते हैं। 5 साल की सरकार थी इनकी, 5 साल में ही सरकार ने इनको हटा दिया जनता ने इनको आउट कर दिया छत्तीसगढ़ से। ये बड़ा दम्भ भरते थे छत्तीसगढ़ में काम का, इन्होंने वादे नहीं निभाए, 36 में 6 वादे पूरे नहीं किए और भ्रष्टाचार के कंठ में डूबे रहे। और जहां तक मोदी जी की गारंटी पे चुनाव हुए, और आने वाला चुनाव भी मोदी जी के नाम से होने वाला है। तो अभी तो इनके पास 2 सीटें थी लोकसभा में, लेकिन इस बार 11 की 11 पे कांग्रेस का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्पित है 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने का, और 300 से अधिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी। 300 से ज्यादा सीटें भारत में जीतेगी और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेंगी, सुंदरानी जी का दावा है। सत्यप्रकाश जी। जी रुपेश जी, एक चीज मैं बोलूंगा, 2018 के चुनाव को भी याद होगा, जब विधानसभा चुनाव हुआ, तीनों राज्य राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में क्या हल हुआ था, बीजेपी के सबके सामने था। ठीक है, उस समय मोदी की गारंटी चली थी क्या? इनसे पूछिए, उस समय क्यों वो नहीं बोल रहे कि उस समय मोदी की वजह से हारे थे? नहीं तो उसके बाद तो चल गई ना, मतलब मीठा 2019 में चल गई, ज्यादा चलनी चाहिए थी। 2014 में आप प्रधानमंत्री बनते हो, 4 साल बाद ही हालत होती कि आप 14 पे चले जाते हैं। और अभी भी मोदी गारंटी छत्तीसगढ़ में नहीं चली है। अगर चलती तो हम भी वही 10-12 पे होते। हमारा वोट शेयर 0.36% कम हुआ है और 35 सीट पर अभी मजबूती के साथ खड़े हैं। इनकी जैसे हम 14-15 वाले नहीं है। तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि हमने काम किया, उस पर जनता ने कहीं ना कहीं भरोसा जताया है, तभी हमको वोट शेयर में कमी इतनी मात्र हुई है और सीट भी उतनी मिली है। और जैसे मैंने लोकसभा में आप मुद्दे दूसरे होंगे, जनता इनसे जवाब मांग रहे हैं। देखिए संसद में क्या हुआ आप देख रहे हैं, 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित क्यों किया जा रहा है? देखिए आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, मैं एक चीज कह रहा हूं, सत्यप्रकाश जी मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि आज की जो बैठक में हुआ, जिस तरह से आंसू निकले, जिस तरह से नाराजगी निकली, जिस तरह से गुस्सा निकला, उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ आपको जनता के बीच में जाना है। उन्हीं कार्यकर्ताओं के सहारे अब 2023 के इलेक्शन में गए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुल करके चुनाव के दरमियान सामने आई है और ये तमाम बैठकों में आपके सामने आ रही है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ, ऐसे अंतर्विरोध के साथ, ऐसे भीतरघात के साथ कांग्रेस पार्टी कैसे लड़ेगी? ठीक है, मुद्दे हैं आपके साथ, उनके पास अपनी उपलब्धियां हैं, लेकिन इन सब के बीच में सवाल खड़ा यह होता कि आपके कार्यकर्ता चार्ज कैसे होंगे? उनकी नाराजगी तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जी देखिए, जैसे मैंने बोला, गार्जियन के सामने बच्चा अपनी को भी उसको दुख होता है और रोता है, अपनी दुखी को बयां करता है, तो अच्छा होता है ना, कुछ अगर दुख है तो निकल जाता है बाहर। और उसको जो गार्जियन होकर नाते हो, उसका जो काम है, गार्जियन का जो काम है, वो समझाता है, उसको आगे लेके जाता है। तो वही तो है। आप देखिए भाजपा उल्टा देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान का क्या हाल कर दिया उन्होंने, खुद ने क्या बोला वहां। तो ऐसा कि दर्द भी आप बयान नहीं कर सकते आप,
क्योंकि आपके ऊपर वो हाल हो जाएगा जो आडवाणी जी का हुआ है, जो मुरली मनोहर जोशी जी का हुआ है। वहां बैठा दिए जाएंगे, वो एक कुर्सी जो लगी हुई है ना, अगर आपने चू चपड़ किया तो उस कुर्सी पे बैठा दिए जाएंगे, वो हालात है। यहाँ कम से कम आप बयां कर सकते हैं, गार्जियन के सामने बोल सकते हैं। आप में अगर कुछ दुख है बयां कर दीजिए, गार्जियन के नाते आपको समझाएंगे, आपको आगे लेके जाएंगे। और एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते यही तो एक दिखता है ना कि यहाँ हर कोई बोल सकता है अपनी दुख, अपनी पीड़ा, अपनी समस्या, अपने गार्जियन को, अपने वरिष्ठ नेताओं को, अपने लीडर को बता सकता है, बोल सकता है, ताकि लीडर होने का, गार्जियन होने के नाते वो उसको दूर करेगा, उसकी कमियों को दूर करेगा, अगर उसको समस्या उसको दूर करेगा। और देखिए सब चीज के बाद समीक्षा होने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए हम तैयार है, हम आगे बढ़ रहे हैं। समीक्षा में जो कमियां निकली है, निकलेंगी, उसको दूर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कार्यकर्ता अभी कोई नाराज नहीं है, कोई हताश नहीं है। तो जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सुंदरानी जी, ये सत्यप्रकाश कह रहे हैं कि जो आपके बड़े बड़े लीडर्स थे उनको जिस तरह से किनारे किया गया है, कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्या 2024 के इलेक्शन में ये आरोप लगा रहे हैं, इस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का दल है, नेताओं का दल नहीं है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बेसिक अंतर यही है। कांग्रेस पार्टी नेताओं का दल होता है, कार्यकर्ताओं की कोई अहमियत नहीं होती। ये जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, आज जो स्थिति इनके संगठन में है, मतलब संगठन में भी आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगे, प्रभारी पे लगे, सह प्रभारी पे लगे, टीएस सिंधे बाबा पे लगे, कहीं न कहीं आरोप तो आरोप है। कई प्रकार के अलग अलग आरोप लगे, किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, किसी पे तानाशाही के आरोप लगे। मतलब टिकट वितरण में भी पैसे का चलन चला है, ऐसा आरोप भी सुनने को मिला। और वर्तमान जो विधायक थे, पूर्व विधायक हो गए, वो भी आरोप लगा कर रहे थे, खुल के आरोप लगा रहे थे। कहीं न कहीं कांग्रेस की स्थिति तो मैं उसी प्रकार मानता हूँ, एक संतरे के समान थी। सत्ता थी तो एक संतरा संगठित दिखता है, छिलटा उतर जाने के बाद संतरा जैसे एक एक पाक में बदल जाता है, उसी प्रकार इनकी कांग्रेस पार्टी अब अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनने को मिल रही है। अलग अलग लोग कह रहे हैं, दिल्ली जाके बयान कर रहे हैं, कांग्रेस की फूट सड़क पे दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी भी हारी थी 2018 के चुनाव में, हम 15 विधायक पे आ गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सड़क पे लड़ती कभी नहीं दिखी, हम आपस में लड़ते नहीं दिखे। हमने नहीं, लेकिन सुंदरानी जी एक चीज है कि 2018 के इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में जब भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी तो छत्तीसगढ़ में यह कहा गया कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, कार्यकर्ता उस तरह से काम नहीं किए जिस तरह से 2013 में काम किया उन लोगों ने, 2008 में काम किया। मेरा सवाल यह है कि कार्यकर्ता किसी ना किसी, ठीक है आप कैडर बेस्ड पार्टी हैं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक मैसेज भी जाता है कि आप क्या कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन हर नेता के साथ कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं। जब उनके नेता को वो पोजीशन नहीं मिलेगी तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है 2024 के इलेक्शन में, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह की स्ट्रैटेजी ही काफी है? देखिए, अमित शाह जी की रणनीति और प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम और चेहरा, कहीं न कहीं देश में एक आज भी जनता का लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और 2023-24 क्या 2029 की भी तैयारी कर ले कांग्रेस पार्टी। 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, मोदी जी का नाम होगा और अमित शाह जी की रणनीति होगी। निश्चित रूप से हम अपने बलबूते पर, देखिए 20 साल में अगर हम इतिहास देखें, यूपीए 1 यूपीए 2 को देखें और 10 साल की मोदी जी की सरकार देखें तो 2014 से तो बहुमत आना चालू हुआ है। 2014 के पहले तो जो 2004 और 2009 की सरकार थी, सत्यप्रकाश जी देखिए कॉन्फिडेंस देखिए सुंदरानी जी का, 2029 भी गिन लिया इन लोगों ने। 2029 का कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 2029 में भी सरकार आएगी। कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए, दूसरी तरफ आपके कार्यकर्ताओं और आपके नेताओं का कॉन्फिडेंस का लेवल, क्या आपको लगता है कि इस लेवल पे मैच करता है? ये वही पार्टी है ना जिन्होंने टेबल के नीचे मोदी जी को बिठा दिया था। ये वही पार्टी है जो रमन सिंह जी बोलते हैं कि कमिश्नर खोई छोड़ी तो सरकार आएगी और कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये वही पार्टी है। शिवराज सिंह चौहान क्या बोल रहे हैं वो सबके सामने। ये वही पार्टी है जिनका वीडियो वायरल हो रहा है वसुंधरा जी का। वो अब बोल रहे हो ना, अब रुकिए ना, अभी सरकार बनने में इतने समय क्यों लग रहा है?
दो डिप्टी सीएम क्यों बनाने पड़ रहे हैं? इसीलिए बनाने पड़ रहे हैं। अंतर के क्या चल रहा है वो धीरे धीरे दिख रहा है। आप 1-1.5 महीने रुक जाइए ना, सड़कों पे सब दिखेगा। और एक बात बताना चाहूंगा, देखिए श्रीचंद सुंदरान जी पूर्व विधायक है, इतने वरिष्ठ नेता है भाजपा के, इनको पता होना चाहिए कि राजीव गांधी की सरकार में 400 से ज्यादा आया था बहुमत कांग्रेस को। ये बोल रहे हैं कि 2014 से बहुमत की सरकार आना शुरू हुई है। और देखिए यूपीए के साथ तुलना ना करिए, यूपीए में 23 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए थे, 27 करोड़ से ज्यादा गरीब नीचे आ गए आपकी सरकार में पिछले 9 साल में। ये हुआ है आपके 9 साल में, और ये हुआ था 10 साल में यूपीए सरकार में। तो थोड़ा सा जानकारी लेके श्रीचंद सुंदरान जी, माफ कीजिएगा, वरिष्ठ नेता है, आपका सम्मान है, इज्जत है, मगर थोड़ा सा आप सही डाटा रखिए तो ज्यादा बेहतरीन हो। और देखिए आपने रुपेश जी बात किया कि कैसे कार्यकर्ता चार्ज होंगे। जैसे मैंने बोला, हताश कोई कार्यकर्ता नहीं है, लोकतंत्र है, ये हार जीत लगी रहेगी, इस पे कोई दो राय नहीं है। हम विपक्ष में बैठे हैं, काम करने के बावजूद बैठे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, उस पर आगे बढ़े। एक एक कार्यकर्ता अभी भी जोश के साथ, लबरेज के साथ खड़ा है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। आप मेरे को देख लीजिए, मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, आपके सामने बोल रहा हूं ना, मैं ऐसा तो नहीं हूं कि हताश हो गया हूं या नहीं बोल पा रहा हूं, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? तो ये दिख रहा है कि अब जोश अभी भी है, हम है तैयार 2024 लोकसभा के लिए। मोदी जी के सामने एक बहुत बड़ा विपक्ष खड़ा है, जोश है अभी भी। सुंदरानी जी, रिएक्शन चाहूंगा इस पे, क्यों निकालना पड़ रहा है? देखिए जोश खत्म नहीं हुआ है, रिएक्शन चाहूंगा सुंदरानी जी। चाहिए देखिए रुपेश जी, जोश बराबर रहना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि कोई लड़ने वाला हमारे सामने हो, लड़ाई एक तरफा ना हो, हम भी चाहते हैं। मैं अभी सत्यप्रकाश जी मेरी जानकारी का थोड़ा मुझे याद दिला रहे थे। मुझे याद है 1984 की बात को, जिसमें राजीव गांधी जी के 400 से अधिक सीटें आई थी। मुझे याद है 89 का इलेक्शन, जिसमें राजीव गांधी जी 5 साल के भीतर ही 190 सीट पे पहुंच गए थे। मुझे याद है अटल जी की सरकार बाद में बनी 2099 में 3 बार सरकार बनी, एक 13 दिन की, एक 13 महीने की, और फिर एक पूरे 5 साल की। मुझे ये भी याद है कि 2004 में इंडिया शाइनिंग के बाद, अटल जी की सरकार के बाद, फिर नरसिम्हा राव जी की यूपीए 1 बनी 2004 में, 2009 में फिर यूपीए 2 बनी। लेकिन दोनों सरकारें बहुमत की सरकारें नहीं थी, 18-20 दलों का समर्थन लेके सरकार बनाई थी। लेकिन 2014 से भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत लेके आई, 275 प्लस लेके आई, 300 प्लस लेके आई 2019 के चुनाव में। और इस बार देखिएगा सत्य प्रकाश जी, हम 350 प्लस अपने बलबूते पे, एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। रुपेश जी थोड़ा सा मैं एक और बात बताता हूँ। हम लोग अगर इंडिया गठबंधन 25 दल है और इनके कितने गठबंधन है एनडीए में? 37। तो ये 37 गठबंधन का इनका एनडीए है, इनको थोड़ी जानकारी ये भी होनी चाहिए। और हम 25 के साथ है, और मैं 37 में नाम पूछूं, उनको खुद को नहीं मालूम। छोटे-छोटे एक अध्यक्ष, अगर एक पार्टी के एक अध्यक्ष है, उसको भी गठबंधन में लेकर चल रहा है। ये इनके सारे चलते हैं। ये कहने के लिए सर, लेकिन ये बताइए 2019 के इलेक्शन में, एक सेकंड सत्य जी, एक मिनट सर, पॉलिटिक्स में 1+1 2 नहीं होता है सर। 2019 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में आपने किसके साथ अलायंस किया था, उसका हर्ष क्या हुआ, वो भी देखा है ना देश ने। तो रुपेश जी देखिए, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत सम्मानीय स्वर्गीय नेता, वो एक जननायक थे, विपक्ष के नेता थे। फिर भी बोलना चाहूंगा, वो नेहरू जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी जैसे जननायक नेता थे, उनके नेतृत्व में 2004 का चुनाव लड़ा गया था। फिर भी क्या हालत हुआ था? यूपीए 1 बना था ना। मेरे को नहीं लगता कि मोदी जी उनसे बड़े नेता है आज की तारीख में, या आगे भी नहीं कोई पैदा होगा। भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी जी से बड़ा कोई नेता, वो तो गठबंधन के प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी जी। तो रुपेश जी जैसे मैंने अभी बताया, मोदी जी भी तो गठबंधन में चल रहे हैं ना। तो अगर अटल जी के नेतृत्व में सरकार चुनाव जो लड़े थे 2004 में, तो ये हुआ था कि हमारी सरकार बड़ी थी। तो आज वही फिर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हम लड़ रहे हैं। देखिए, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। संसद में देख लीजिए क्या हो रहा है। 150 सांसदों को क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि आपको अंदर ऐसे बिल पास कराने हैं जिसके अंदर आपको नहीं चाहिए कि विपक्ष कोई सवाल उठाए। आप ऐसे काम कर रहे हैं जहां पे बहन बेटियां कुश्ती लड़ने वाली, उनको चुप कराया जा रहा है। आपको चाहिए खेल, मगर खिलाड़ी नहीं चाहिए। ये चल रहा है देश के अंदर। आपको सिर्फ और सिर्फ एक हिटलर शायद चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक मोनोपोली चाहिए, मगर विपक्ष होने के। चलिए सत्य जी, वक्त कम है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लूंगा, क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। बहुत सारे मुद्दे आपके पास है, बहुत सारे मुद्दे उनके पास है, लेकिन जो मसला है वो मसला है कि कैसे लड़ेंगे। आप
जो सुंदरानी जी ने बात कही कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, आप नेताओं की पार्टी है। अब नेताओं के बीच में जो अंतर कला है वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। दिल्ली जा जाके आपके विधायक शिकायतें कर रहे हैं, तो एक सूत्र में बांधना सिर्फ आपके पास 4 महीने का वक्त है, आप कैसे करेंगे, ये सबके मन में सवाल है। रुपेश जी, मुख्यमंत्री होने के नाते बहुत सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा, एक एक चीज के लिए दिल्ली जाते हैं। मंत्रिमंडल गठन करना है तो हो जाएंगे, डिप्टी सीएम किसको बनाना है मुख्यमंत्री को, वो तो हो जाएंगे। तो ये वहां चल रहा है। देखिए हम एक सर इसी के नाम पे आप यही नाम से आप 2024 के इलेक्शन में वोट मांगने जाएंगे। 0.3% है, एकजुट है तभी तो इतना वोट शेयर मिला ना हमको, 35 मिला। हम एकजुट है, आगे भी रहेंगे, हमारे अंदर कोई अलग अलग नहीं है। इनके यहाँ गुड बाय चलती है, बृजमोहन अग्रवाल जी का गुड बाय हो गया। चलिए रिएक्शन ले लेते हैं, चलिए ठीक है रिएक्शन ले लेते हैं। एकजुटता आ जाती है, 2018 से पहले जिस तरह से एकजुटता नजर आ रही थी, अगर वो एकजुटता आ जाती है सुंदरानी जी, फिर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है आपके लिए? बिल्कुल चुनौती नहीं होगी रुपेश जी। मैंने दावे के साथ कहा है, चाहे तो मैं राजनीति में कभी कोई दावा नहीं होता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 11 की 11 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। इनके 2 सांसद जो वर्तमान में है वो भी अपनी सीट को बचाने में सफल नहीं होंगे, सफल होंगी भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो कह रहा हूं कि पहले 2014 में 275 पार, 2019 में 300 पार और इस बार 350 पार अकेला भारतीय जनता पार्टी का होगा। एनडीए गठबंधन 400 के आसपास होगा। चलिए सत्यप्रकाश जी आप बता दीजिए छत्तीसगढ़ को लेकर के आपका क्या दावा, कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही है? एक लाइन में बताइए सर। बोला ना, मैं एक लाइन बता रहा हूँ, 11 सीटें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, आप देखते रहिएगा। समय नहीं है सर अभी से, अब देखिए ना, अरे समय। चलिए तो दोनों ही पार्टियों के 11-11 सीटों का दावा है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुंदरानी जी। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन 2024 में अभी वक्त है। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो आसमान में है और कांग्रेस पार्टी हार की हताशा से उभरने की कोशिश कर रही है। हालांकि वक्त उसके पास है, कांग्रेस के पास अपना लंबा इतिहास है, उस इतिहास से क्या कुछ सबक सीख करके कांग्रेस किस तरह से लड़ाई के मैदान में आती है, ये अभी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।